नमस्ते। मैं चंद्रशेखर आज मेरे नए अवतार में, क्योंकि मैंने दाढ़ी बढ़ा ली है और वो मेरे पोते का जरा हट था कि उसे मुझे दाढ़ी में देखना है, इसलिए बढ़ाई है। मैं जल्दी इसे निकाल दूंगा, अब चिंता न कीजिए। तो आज हम हमारे योगों की जो श्रृंखला है, इसमें सातवां पुष्प आप कहिए, सातवीं श्रृंखला कहिए, कड़ी कहिए, कुसुम योग के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये कुसुम योग क्या है, क्या तो उसकी जो परिभाषा की है, लग्ने स्थिरे भृगो केंद्रे चंद्रे कोणे शुभान्विते मानस्थान गते सौरे योगो अयम कुसुमाभिध, ऐसी उसकी व्याख्या की गई है। अब इसका कारण क्या है, तो इसका होता क्या है, तो भूपो वा भूपतुल्यो वा, भूप यानी भू का अधिपति यानी राजा, या भूपतुल्य राजा के समान, दाता भोगी सुखी जन, ये दानशूर भी होता है, ये भोग विलास का भी अनुभव करता है। इसका मतलब इसके पास विपुल मात्रा में धन धान्य आदि रहते हैं। और ये कुल मुख्य गुणी विद्वान, ये कुल में अपने मुख्य रहता है, गुणी होता है और विद्वान होता है। जायते कुसुमोद्भवे, ये श्लोक है जिसमें इसका वर्णन किया गया है। ये कुसुम योग क्या है, अब हम देखेंगे कि इसका कारण क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि स्थिर लग्न में, यदि लग्न स्थिर होगा तो या तो वृषभ होगा, या तो सिंह लग्न होगा, वृश्चिक लग्न होगा, या कुंभ लग्न होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो शुक्र है, ये किसी भी हालत में केंद्र का अधिपति होगा। ये केंद्र का अधिपति होके या तो ये स्वकेंद्र में होगा या शनि के केंद्र में होगा। और जब ये ऐसा होता है, या तो वो इधर सिंह केंद्र में होगा या वृश्चिक केंद्र में होगा, तो या तो वो अपनी खुद की जो राशि है उसमें स्थित होगा, या अपने राशि को दृष्ट करता होगा। अपने राशि को दृष्ट न करे तो अपने मित्र शनि की राशि को दृष्ट करेगा। ये तो हम समझ गए। अब क्या होता है कि यदि वो लग्न में गया तो क्या होगा, ये भी सवाल आता है। तो ऐसे वक्त वो केंद्राधिपति होकर लग्न में चला जाता है। जैसा यदि सिंह लग्न है तो वो केंद्राधिपति होके, दशमाधिपति होके वो लग्न में बैठेगा, यदि समझ लो, ऐसा समझते हैं। तो वो खुद का दशमाधिपति लग्न में बैठने से, खुद के कर्म से आदमी जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। या लग्नेश यदि दशम में बैठ गया तो होता है। अब शनि का क्या संबंध आ गया, यहां पर भी आप देखोगे शनि सहसा अपने राशि को देखेगा या अपने राशि में स्थित होगा। मैं सहसा इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ विवेक्षित परिस्थिति में वो न भी हो। और ये न होने से उन्होंने क्या कहा है, आपको ये तो पता है, ये ज्ञात है कि भाई यदि शुक्र का लग्न होगा तो शनि केंद्र कोणाधिपति ही होगा। अच्छा, फिर ये चंद्र का कहां से बीच में ला लिया कि चंद्र जो है ये कोण में बैठ के, केवल कोण में बैठ के नहीं काम होगा, ये कोण में स्थित होके शुभ के साथ होना। अब शुभ ग्रह जैसा कि हमें मालूम है, एक तो खुद चंद्र है, दूसरा गुरु है, तीसरा शुक्र है, वो तो केंद्र में चला गया तो वो तो उसके साथ आ नहीं सकता। फिर रहा बुध, ये सूर्य के बहुत बार नजदीक रहता है और क्रूर ग्रह के साथ वो क्रूर हो जाता है। कुछ विवेक्षित परिस्थितियों में वो आ सकता है, परंतु यदि केंद्र में शुक्र होगा तो चतुर्थ केंद्र में या दशम केंद्र में यदि होगा शुक्र, तो ही संभावना है कि बुध भी चंद्र के साथ रहे, वरना वो हो नहीं सकता। क्योंकि बुध सूर्य के
28 अंशों में इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो ये चंद्र का कोण में स्थित होकर शुभ ग्रह के साथ होना, ये काफी महत्व की भूमिका इसमें निभाता है इस योग में। जैसा कि समझिए कि आप हम वृषभ लग्न ले, तो वृषभ लग्न में वो यदि पंचम में बैठेगा तो खुद के राशि को देखेगा 11वें में, 9वें में बैठेगा गुरु तो अपने उच्च के राशि को देखेगा तीसरे तृतीय स्थान में है। इसी प्रकार कभी वो स्वराशि में स्थित हो जाएगा, कभी वो मित्र राशि में स्थित होगा। तो इस कारण इनकी शक्ति तो बढ़ती है, परंतु जो भूपो व भूपतुल्यो व बोला है उसका कारण यह है कि कुछ विविक्षित परिस्थितियों में ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। जैसा कि हम ऐसा समझे कि हम समझ लें कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में होता क्या है कि कुंभ लग्न होने से स्वयं शुक्र जो है ये केंद्र कोणाधिपति हो जाता है, और ये केंद्र कोणाधिपति केंद्र में बैठने से ये अपना एक विशिष्ट योग बनाता है। यदि वो लग्न में होगा तो ये लग्नेश के साथ हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी योग होता है। यदि ये चतुर्थ में होगा तो ये स्वस्थान में रहेगा, और दशम में शनि होने से दशम की शनि की भी वहाँ दृष्टि पड़ेगी, फिर से केंद्र कोणाधिपति संबंध आ जाएगा। ये यदि सप्तम में चला गया तो दशम के, क्योंकि हमको मालूम है शनि दशम में होगा, शनि के दशम की सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी, वहाँ पे फिर से केंद्र कोणाधिपति योग बनेगा। इस प्रकार ये योग होते जाते हैं। इस वजह से जहाँ ये ज़्यादा प्रबल है कुछ विविक्षित स्थितियों में, जैसा कि हम यदि ऐसा समझे कि वृषभ लग्न में क्या होगा, तो वृषभ लग्न में भी शनि खुद के घर में बैठ के दशम भाव में वो ऐसा भी शश महापुरुष योग करेगा, उसमें शुक्र भी प्रभावी होने के कारण उसकी शक्ति द्विगुणित हो जाएगी। वो शुक्र यदि चतुर्थ में होगा तो शनि उसको देखेगा, तो ये फिर केंद्र कोणाधिपति संबंध होके उसमें भी लग्नेश का नवमाधिपति शनि खुद केंद्र कोणाधिपति है, इसका लग्नेश से संबंध आ जाता है। इस प्रकार से इस योग में भी हमें उनकी शक्ति का भाप लेना जरूरी है, वरना होता क्या है कि कुसुम योग है तो भाई ये एकदम राजा हो जाएगा। भूपतुल्य भी बोला है, मानी धनी भी बोला है। इस योग में उसकी तीव्रता जितनी कम होगी, इसका अर्थ शनि शुक्र और चंद्र की शक्ति जितनी कम होगी, जितनी क्षीण होगी, तो उस प्रमाण में उसके जो परिणाम है ये भी हमें कम मात्रा में मिले। इसे हमें न भूलें। ये भूलने से क्या, कई बार क्या हो जाता है कि हम योग में उलझे रहते। मैं कई बार बोलता हूँ कि योग ये हमें, जिसको अंग्रेजी में हम फॉर्मूला बोलते हैं, एक समीकरण दे दिया, उसमें अपने उसके जो भी योग्य गुण है वो डाल दिए तो उसका उत्तर आ गया। ऐसा होता नहीं है। ये योग बनने का कुछ विशिष्ट कारण है, वो हमें समझ गया कि यहाँ केंद्र कोणाधिपतियों का संबंध आ रहा है, शुभ ग्रह आ रहे हैं। शुभ ग्रह के साथ सहसा चंद्र के साथ गुरु ही रहने की संभावना ज़्यादा है। कभी कभी बुध भी रहेगा, परंतु वो संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका कारण कि केवल दो ही जगह यदि शुक्र रहा तो वो संभावना हो सकती है, चतुर्थ में या दशम में यदि स्थित होगा, वरना वो असंभव। तो इसे हम समझ के, और शुभ ग्रह जब है, बुध यदि आ गया समझो, तो भी क्या होगा, ये जिस घर में स्थित है या जिस घर पे देखता है वहाँ पे अपने उस भाव को पुष्ट करता है बुध, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भाव पुष्टि का भी संबंध आ रहा है। पंचम में रहेगा तो वो 11वें भाव को पुष्ट करेगा, 11वें भाव को पुष्ट करेगा तो नैसर्गिक है कि वो उसके पास धन धान्य आएगा, है ना। 11वां लाभ का स्थान है। 9वें भाव में होगा तो तृतीय पे देखेगा तो पराक्रम अच्छा होगा, कम से कम अच्छे मार्ग से वो अपने पराक्रम को प्राप्त करने का प्रयास करते रहेगा। शनि दशम में तो है ही, ऐसा भी नैसर्गिक कुंडली में शनि दशम, शनि की जो राशि आती है मकर राशि, वो दशम भाव में ही आती है। तो इसे हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। परंतु क्या कोई भी चारों में से कोई भी लग्न होगा तो उतना ही प्रभावी होगा? नहीं होगा।
इसी कारण ऋषि ने पाराशर, मैंने तो पाराशरी का श्लोक दिया है, बाकी भी जगह आपको इसका उल्लेख मिलेगा। फल थोड़े बहुत कम ज़्यादा फर्क से वही दिए रहेंगे। तो ऐसे समय में हमें ये सोचना है, कभी भी जब हम शिव शुभान्वित बोलते हैं तो शुभ ग्रह कौन से है, इसे तो हम सोचो। ऐसे तो शुभ 4 ही ग्रह है, चंद्र है, फिर हमारा गुरु है, शुक्र है और बुध है। गुरु और बुध अपने दृष्टि से किसी भी भाव को बलिष्ठ करते हैं, यह हमें पता है। इसीलिए चंद्र जब शुभान्वित तो होगा, या ये दोनों होंगे या दोनों में से एक होगा, फिर भी उससे जो 7वां भाव है वो, और जहाँ वो स्थित है वो, ये दोनों भाव प्रभावशाली बन जाएंगे। अब ये भाव कौन से, एक है बुद्धि का भाव और दूसरा है धर्म का भाव। धर्म का अर्थ धारयति इति धर्मः, करने योग्य कार्य जो कर रहा है उसको हम धर्म कहते हैं, वहाँ होगा। और ये देखेंगे कहाँ, तो या तो पराक्रम पे देखेंगे या लाभ स्थान पे देखेंगे, यहाँ भी उसको शक्ति प्रदान होगी। इसे हमें समझना, और शुक्र शनि का संबंध भी हमें समझना। जब एक केंद्र का अधिपति रहता है तो उसका त्रिकोणेश, उस केंद्र से त्रिकोणेश और केंद्राधिपति दूसरा ग्रह ही हर वक्त रहता है, हर समय रहेगा। तो इसलिए वो उन केंद्रों को शक्ति आती है। केंद्र को शक्ति आने के बाद में काम केंद्र करते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि देखो, त्रिकोण भाव बहुत महत्व है, इसमें कोई शक नहीं, वो लक्ष्मी भाव है। उसके कारण भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो बैठे रहते हैं लाभ से या पराक्रम के सामने बैठे रहते हैं, बराबर है। परंतु इसे प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। और ये जो ऊर्जा है ये केंद्रों में, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ऐसा भी कुछ मानना है कि सहसा क्रूर ग्रहों में ऊर्जा ज़्यादा होती है, और इसीलिए शनि का दशम में बैठने की बात कही, क्योंकि दशम में बैठने के बाद शनि 3 केंद्रों को प्रभावित करता है। वो चतुर्थ को प्रभावित करता है, वो सप्तम को प्रभावित करता है, वो खुद दशम में बैठता है। और कोई भी लग्न होगा, राशि कोई भी हो, यदि वो कुंभ राशि है तो अच्छा ही है, वो तो महापुरुष योग है। पर ऐसा भी वो कुछ तो अपना करेगा, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में उसी की राशि होती है। इसे हम ध्यान से न जाने दें, इसलिए केवल कुसुम योग मत समझिए। ये जो तत्व है ये हम हर राशि चक्र पे लगा सकते हैं। और ये लगाने के लिए हमें ये समझना है कि योग हमें एक दिशा दे रहे हैं। हम योगों में इतना ना उलझे कि हम सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल दीजिए, वो हम न करें। आप देखिए, सूर्य के संबंध में यदि आप देखोगे तो जब चंद्र दूर रहेगा तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। तो नैसर्गिक है कि इस सब ये जो भी बताया हुआ है इस योग में, लग्न में यदि शुक्र रहे तो शायद वो ज़्यादा प्रभावी देगा। प्रभाव जो रहेंगे वो सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य चंद्र से दूर रहेगा। सूर्य चंद्र से दूर रहेगा यानी शुक्ल पक्ष में हो या वो कृष्ण पक्ष में हो, दोनों जगह वो बलयुक्त चंद्र रहेगा। बलयुक्त चंद्र, इसको हम शुभ मानते हैं, बल विरहित चंद्र को हम पापग्रह मानते हैं। ये भी हमारे बुद्धि से दूर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार आप जब किसी भी राशि चक्र का अन्वेषण या विश्लेषण करोगे, अन्वेषण क्या, मैं तो वैसा अन्वेषण ही देखता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें लोग हमें बताते नहीं है। जातक आता है तो सहसा तो ऐसी पद्धति है कि आप देख लो, आपको मालूम है। तो ऐसे होगा तब मेरे ऊपर में तो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मालूम है, पर आपको जो मालूम करना है उसी के बारे में पूछे, वो अच्छा रहेगा, है ना। तो क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी तो आप बताओगे, तो आपकी समस्या बताओगे तो मैं उसके समाधान का प्रयास केवल कर सकता हूँ। मैं समाधान आपका कर नहीं सकता, क्योंकि कर्म आप ही को करना है, इसे भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यदि देखेंगे तो हमें कुसुम योग से भी काफ़ी मदद होगी। जैसे यही हमने गजकेसरी योग में, कल्पद्रुम योग में हमने यही देखा है कि ये योगों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, कोई कारण है या ऐसे ही दे रहे हैं। फिर स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न होने के बाद में क्या होता है, व्यक्ति जो काम लिए उसे करते रहता है, इसे ख्याल में रखना। चर लग्न में चंचलता ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि चर लग्न वाले वो
बड़े होते नहीं है, विद्वान होते नहीं होते हैं, परंतु उनको उनकी शक्ति का प्रदर्शन होने के लिए उन्हें भी चलते रहना चाहिए, उन्हें भी कर्म करते रहना चाहिए, परंतु वो एक प्रकार का कर्म हर वक्त कर सकेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं। उन्हें अलग अलग कर्म करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सहसा मैं बोल रहा हूँ, इसे ध्यान रखिए, क्योंकि उस पर किसी भी लग्न पे ग्रह के प्रभाव से, उसके स्वामी के स्थिति के प्रभाव के कारण जो भी उसमें परिवर्तन आता है, इसे भी हमें ध्यान रखना। परंतु सहसा आप देखोगे कि ये चर द्विस्वभाव और स्थिर जो है राशियाँ, ये भी अपना अपना प्रभाव डालती है। वो किस प्रकार का डालती है उसी को बताया गया। इसीलिए आपको ये, जैसा आप ज़्यादा देखेंगे, आप ऐसे तो विद्वान हैं, आपके पास बहुत राशि पत्र आए होंगे, उनका विश्लेषण कीजिए, इस दृष्टि से भी विश्लेषण कीजिए। तो कर्म स्थान में यदि स्थिर राशि है तो कर्म पक्का करते रहेगा, है ना। सप्तम स्थान में स्थिर है तो किसी से यदि संधि करेगा तो वो टिकी रहेगी। चतुर्थ में स्थिर राशि है तो सहसा अपना क्षेत्र जो भी है वो बचा के रखेगा। इस ढंग से हमको देखना है, और इसीलिए उन्होंने आचार्य ने बोला है कि वो धनी रहेगा, वो सुखी रहेगा, वो भोगी रहेगा, है ना। शुक्र का संबंध आ गया, शुक्र को भोग का स्वामी कहा जाता है। उसे गलत अर्थ में न लीजिए। वो धन होने के बाद में उसका उपभोग करने का उसमें सामर्थ्य रहता है। हर आदमी, आपको कई धनी लोग ऐसे भी दिखेंगे जो छोटे छोटे चीज़ों में खर्चा भी नहीं करना चाहेंगे, तो ये भी नैसर्गिक है। वहाँ फिर शनि का प्रभाव वगैरह जब आ जाता है, इसलिए वो दशम में होना, वो लग्न पे नहीं देख सकता दशम भाव में बैठ के, है ना। तो उसे हम जिसे कंजर्वेटिव कहते हैं वैसा नहीं रहता, ये खर्चा भी करता है, इसीलिए दाता भी कहा गया है उसको, कि ये लोगों को देते रहेगा, पैसा देते रहेगा। 12वें पे शनि देख रहा है ना, तो खर्चा भी तो करेगा ही। तो इस ढंग से इसे देखा जाए तो अच्छा होगा। मैं शायद ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए, पर यही मेरी आदत है। आप लोग तो मुझे अब इतने सालों से जान रहे हैं, मेरे ख्याल से कितने भी, ये शायद 200 के नज़दीक आ रहे होंगे, अपना ये 200 वाला लेक्चर होगा, भाषण होगा। तो आप मुझे जान गए हैं कि मैं जो दिल में आता हूँ वो बोलता हूँ। कोई मैं तैयार, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो लेके तो बोल नहीं सकता, तो मुझे मेरे दिल में जो आता है वो मैं बोलता हूँ, और आप उसे कबूल करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे। शुभ रजनी।